नमस्कार बच्चों, जीएसएस मिश्रा सर मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे थे 5.3 समांतर श्रेणी, जिसमें हमने कुछ सवाल तो कर लिए थे और कुछ हमारे क्या रह गए थे, बाकी रह गए थे। जो बाकी रह गए थे उनमें से एक सवाल ये है, चलो देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग है पर वैसे टफ नहीं है, ठीक है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी 0 से लेकर 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएँ हैं, कौन कौन सी और उनका योग। अब कौन कौन से तो हमें ज्ञात नहीं करना है, सिर्फ योग ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें SN वाला सूत्र लगाना है। SN वाले दो सूत्र होते हैं, एक तो होता है SN बराबर n/2 cos 2a प्लस n-1 गुणा d, उसमें n भी चाहिए, a भी चाहिए, d भी चाहिए, है ना। और एक होता है SN बराबर n/2 a प्लस an या l या tn, ठीक है। तो इन दोनों ही सूत्रों में n का मान चाहिए। अब देखते हैं हम कैसे। 0 से 50 तक की संख्याओं के बीच में 1, 3, 5, 7 ऐसे करके विषम संख्याएं होती है, हमें पता है। लास्ट वाली विषम संख्या होती है 49, क्योंकि 50 जो है वो खुद क्या है, एक सम संख्या है, यानी अंतिम वापद श्रेणी का क्या आ जाएगा हमारे पास 49। यहाँ पर इस श्रेणी में a का मान क्या है 1, d का मान क्या होगा a2 - a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 3 - 1 बराबर 2। देखो यहाँ पे 5 में से 3 घटाएंगे तो भी 2 आएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे तो भी क्या आएंगे 2, यानी कि समांतर श्रेणी तो है ना। और an या l या tn बराबर कितना दिया हमारे पास 49, श्रेणी का अंतिम वापद, ठीक है। n बराबर हमें ज्ञात करना है और SN बराबर भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 गुणा d होता है। तो 49 बराबर 1 प्लस n-1 गुणा 2। हमने क्या किया, a का, an का और d का मान रख दिया। इस a को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा 49 - 1 बराबर में n-1 गुणा 2। ये घटेगा तो आ जाएगा 48 बराबर n-1 गुणा 2। 2 को उधर क्या करेंगे, हम भाग में ले जाएंगे तो n-1 बराबर 24 और 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, n का मान हमारे पास है 25 आ जाएगा। अब इस n के मान को हम SN निकालने के लिए काम में लेंगे। SN बराबर हमें पता है, सूत्र ये होता है n/2 cos a प्लस an या l या tn। तो S 25 बराबर 25/2 cos 1 प्लस 49, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50। 25/2 × 50, 2 के पड़े से इसको काटेंगे तो 25 × 25 कितना आ जाएगा हमारे पास 625, यानी 0 से लेकर 50 तक की, यहाँ पे गलती से लिख दिया मैंने 40, यहाँ पे 25 ही होगा, ठीक है। S 25, 0 से लेकर 50 के बीच में जो विषम संख्याएं हैं उनकी संख्याएं तो होगी कितनी 25 संख्याएं होगी और उनका जो योग है वो होगा हमारे पास 625, ठीक है। इसी तरह से हमें एक और सवाल दिया गया है, ठीक है। इसमें देखो ये सवाल बहुत बड़ा है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, मैं आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ। मैंने सीधा ही कर दिया क्योंकि ऐसे टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है वीडियो। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। जैसे किसी ने जैसे हम लोग कुछ काम कराते हैं ना घर में, तो उसमें क्या है, किसी ने ठेके पर दे दिया और टाइम दिया हुआ है जैसे 10 दिन या 15 दिन, अगर वो लेट करे तो क्या होगा, जुर्माना लगेगा, ठीक है ना। ऐसे है, जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, अगर एक दिन लेट होएगा तो 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, मतलब ऐसा करके 50-50 रुपये की वृद्धि होती जाएगी, ठीक है ना। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले वाले दिन से 50 रुपये अधिक होगा, यानी डी का मान कितना होएगा हमारे पास 50 होएगा। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यदि भाषा को समझने का प्रयास करना, यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है, यानी टोटल कितने दिन का विलंब करेगा वो 30 दिन का, यानी समांतर श्रेणी के अंदर पदों की संख्या क्या होगी 30 होएगी और अंतर क्या होएगा 50 का।
प्रथम पद यानी पहले दिन का जुर्माना क्या होएगा हमारे पास 200, दूसरा 250, फिर 300, 350, ठीक है ना। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, पहले, दूसरे और तीसरे दिन के विलंब का जुर्माना, ऐसे 100, ठीक है। हमने एक समांतर श्रेणी बना दी ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, सुविधा हो जाए कुल करने में, ठीक है। पहले दिन का 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350 एंड 100। यहाँ पे देखो a बराबर a1 यानी कि प्रथम पद का मान क्या है यहाँ पे 200, और d बराबर क्या है a2 माइनस a1 यानी दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे। वैसे तो इसमें सीधा दिया हुआ है 50 रुपये, पर फिर भी हम क्या करते हैं 250 माइनस 200 बराबर 50, ठीक है। ज्ञात करना है, अब हम ये लिखेंगे कि ज्ञात क्या करना है। हमें पता है उसने कहा अगर 30 दिन का विलंब कर दे तो टोटल उनका कितना जुर्माना होएगा। 30 दिन कार्य विलंब करने पर जुर्माना यानी S30 का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि SN निकालने का जो सूत्र है वो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा d, और n का मान यानी टोटल समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, इसमें 30 दिन कितने हैं 30, तो S30 बराबर 30/2 कोष्टक 2 गुणा 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50, 2 का भाग 30 में देंगे 15, 2 गुणा 200 400 प्लस 29 इंटू 50, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 1450, 400 में 1450 को जोड़ेंगे तो 1850, 15 का गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 27,750, यानी S30 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 27,750, यानी 30 दिन अगर वो लोग काम को लेट करते हैं तो उन पर जुर्माना लगेगा 27,750 रुपये का। इसी तरह के और भी सवाल है एक दो, वो आप लोगों को खुद करने हैं, ठीक है ना। देखो बच्चों, जैसे हमने अभी एक सवाल किया था ना, वैसे ये है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको भी मैंने नहीं लिखा है, मैंने सीधा ही कर दिया है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ कि इसमें क्या कह रहा है और क्या निकालना है हमें, ठीक है। बाकी बीच के जो सवाल है वो आप लोगों को खुद ही करना है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए व बी को लगते हुए त्रिज्याएँ 0.1, 1.0, 1.5 और 2.0 सेमी वाले अर्धवर्ताकार उत्तरोत्तर अर्धवर्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। सर्पिल यानी जलेबी, ठीक है, बनाया गया है जैसे आकृति में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवर्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है, जिसमें पाई का मान है 22/7 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्पिल दिया हुआ है, एक लाइन खींच ली हमने, आधार तो चाहिए हमें, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये हो गया एक आधा वर्त, ठीक है। इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है R1 उसका मान क्या है 0.5 सेमी, और ये वाला है दूसरा अर्धवृत्त यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी त्रिज्या क्या होगी 1.0 सेमी। ऐसे ये R3, R4 ऐसे करके चलते जाएंगे, चलते कितने तक L13 तक, क्योंकि 13 क्रमागत या उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों की क्या करनी है, हमें लंबाई ज्ञात करनी है। हमें पता है वृत्त की लंबाई यानी वृत्त की परिधि, ये जैसे कि कोई वृत्त है तो इसकी परिधि ही इसकी लंबाई होगी ना। अब परिधि का सूत्र होता है 2πr, लेकिन हमारे पास क्या है अर्धवृत्त, आधे वृत्त है, तो हम क्या कर देंगे, इसको आधा कर देंगे, यानी कि हमें क्या जोड़ना होगा πr है ना सारों का। तो हम कैसे करेंगे, हम इसे समांतर श्रेणी बनाएंगे ताकि ऐसा निकालेंगे तो सीधा हो जाएगा, है ना। तो देखो दिया है त्रिज्याएँ R1, R2, R3 एंड सो ऑन। हमें कितनी दी है 0.5 सेमी, 1.0 सेमी, 1.5 सेमी, 2.0 सेमी एंड सो ऑन। प्रथम अर्धवर्त की लंबाई, पहला जो अर्धवर्त है ये L1, इसकी लंबाई क्या होगी आधि वृत्त की परिधि, है ना, यानी कि πr1। तो πr1 बराबर, यानी कि पाई का मान तो पाई है, R1 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो π/2। इसी तरह से L2 दूसरे वृत्त की लंबाई πr2 का मान हमारे पास है 1.0, यानी कि कितना आ गया हमारे पास
पाई L3 बराबर पाई R3। R3 का मान 1.5। 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2। 3 में 2 का भाग दे के देख लेना, 1.5 ही आएगा। ठीक है, ये पाई। इस तरह से हमने आगे ज्ञात नहीं किया, आप लोग कर सकते हो। L4 भी पाई R4 हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट फिर वो 2 पाई हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये क्या बन गई हमारे पास समांतर श्रेणी। चेक भी कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी बनी है कि नहीं, पर ये बनी जाएगी क्योंकि आधे आधे का अंतर चल रहा है। ये आधा, 1, 1.5 फिर 2 है ना। तो L1 L2 L3 एंड सो ऑन। L1 का मान है π/2, L2 का मान है पाई, L3 का मान है 3π/2 एंड सो ऑन। इसमें देखो A बराबर यानी A1 का मान क्या है हमारे पास π/2 है, और D का मान क्या है A2 माइनस A1 होता है, हमें पता है। दूसरे पद में से पहले घटाएंगे यानी पाई माइनस π/2। इस पाई के बटा में कुछ नहीं था तो हमने क्या लगा दिया 1। नहीं भी लगाते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये एक क्या है प्लस का और ये आधा है माइनस का। 1 में से आधा पाई जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास प्लस का आधा पाई बच जाएगा। और n का मान हमारे पास क्या है 13, क्योंकि अगले ने खुद कह रखा है कि 13 उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों की लंबाई ज्ञात करनी, यानी n का मान क्या होगा हमारे पास 13, और हमें ज्ञात करना है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की कुल लंबाई, यानी Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d। S13 बराबर 13/2 कोष्टक 2 गुणा a का मान क्या है π/2 प्लस 13 - 1 π/2। d का मान भी हमारे पास π/2 ही है ना, बराबर 13/2। 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या बच जाएगा हमारे पास पाई प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12 π/2। इसको ऐसे काट भी सकते हैं, सीधा साधा जाएगा, और ऐसे नहीं करो तो आपकी मर्जी। देखो लघुत्तम ले लिया, जोड़ दिया, 14 हो गया, बटा में 2 है। इस 2 के पाड़े से इसको काट दो, चाहे इस 2 के पाड़े से इसको काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 13 × 7 पाई बराबर 91 π/2 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे आप पाई का मान भी रख सकते हो। अगर हम पाई का मान 22/7 रख दें तो उत्तर क्या आएगा हमारे पास 91/2 × 22/7। इससे ये कट जाएगा 11 बार और इससे ये कट जाएगा 13 बार। 11 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3, 4, 1 143। ठीक है, सेमी कर देना, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या पूछी है लंबाई पूछी है और हमें त्रिज्याएं जो है वो सेमी में ही दी हुई है।